पर संपर्क करें। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लालचंद्र सिंह। अगले एक घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे, झारखंड में नई सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है, लेकिन हेमंत सोरेन जो वहां पर गए थे खास तौर पर, उन्होंने एक विक्टिम कार्ड जिस तरह से वहां पर खेला, उससे ये सवाल उठ रहा है कि क्या लाखों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार को विक्टिम कार्ड खेलकर दबाया जा सकता है क्या, बहलाया जा सकता है क्या? इस पर करेंगे बात। और इसके बाद आज की खास चर्चा होगी कि क्या कांग्रेस जो है वो विपक्षी गठबंधन में कई पार्टियों के लिए अछूत बनती जा रही है, कांग्रेस से दूरी बढ़ती जा रही है पार्टियों की, और क्या कांग्रेस इसके लिए खुद जिम्मेदार है? कौन कितना जिम्मेदार है जो एक मंच नहीं बन पा रहा है विपक्षी पार्टियों के लिए? उस पर करेंगे आज की खास चर्चा। इसके बाद बात होगी कि उत्तर प्रदेश का बजट पेश हो गया है, पेपरलेस बजट है, लेकिन ये इसकी खासियत तो है ही, एक खासियत और है, राममय बजट है। और मुख्यमंत्री ने बोला भी है, शुरुआत में, मध्य में, अंत में, हर जगह राम है इस बजट में। करेंगे इस पर बात। और बात होगी कि पश्चिम बंगाल विधानसभा का भी बजट सत्र आज से है, लेकिन बजट सत्र है, बजट 8 फरवरी को पेश होगा, लेकिन उससे पहले वहां पर सीएजी की रिपोर्ट से हंगामा बरपा हुआ है। 2.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के खर्च का कोई उपयोगिता प्रमाण पत्र पेश ही नहीं किया तृणमूल सरकार ने, तो बीजेपी हंगामा कर रही है, उठा रही है इस मुद्दे को। इस पर भी करेंगे बात, तमाम सवाल जवाब होंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में देंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब। पेपर लीक और नकल पर नकेल कसने के लिए सार्वजनिक परीक्षा, अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 लोकसभा में हुआ पेश। जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय कानून संशोधन विधेयक 2024 भी लोकसभा में पेश। झारखंड में चंपई सरकार ने हासिल किया विश्वास मत, फ्लोर टेस्ट में हेमंत सोरेन भी रहे मौजूद। हेमंत सोरेन ने जमकर खेला आदिवासी वाला विक्टिम कार्ड। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने राज्य का पेपरलेस बजट किया पेश। बजट गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं पर केंद्रित। सीएम योगी ने कहा, बजट की शुरुआत में, मध्य में और अंत में प्रभु श्री राम। आज से पश्चिम बंगाल विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू। 8 फरवरी को किया जाएगा राज्य का बजट पेश। विधानसभा का बजट सत्र हो सकता है हंगामेदार, क्योंकि प्रमुख विपक्षी बीजेपी सीएजी रिपोर्ट के हवाले से 2 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक के घोटाले का लगा रही आरोप। ज्ञानवापी विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शिवलिंग समेत इमारत के नीचे मिले 10 तहखानों की एएसआई सर्वे की मांग। मुस्लिम पक्ष ने केस की मेंटेबिलिटी पर उठाए सवाल। गिरफ्तारी के खिलाफ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी से 9 फरवरी तक मांगा जवाब। 12 तारीख को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली में उप मुख्यमंत्री रह चुके मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 फरवरी को अगली सुनवाई तक के लिए बढ़ाई गई। शराब घोटाले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई पेशी। और ग्रैमी अवार्ड्स में मची भारतीय संगीत की धूम। शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन के बैंड शक्ति के नाम बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड। बांसुरी वादक राकेश चौरसिया ने भी जीता दूसरा ग्रैमी। तो ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर झारखंड से, जहां पर झारखंड की नई सरकार ने विश्वास मत का प्रस्ताव रखा और हासिल कर लिया विश्वास मत। झारखंड की नई सरकार चंपई सोरेन सरकार ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली है।
विश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए लेकिन हेमंत सोरेन ने कहा, मैं आदिवासी हूं, मुझे नियम कानून की समझ नहीं है, आदिवासी होने की वजह से मुझे निशाना बनाया जा रहा है। विक्टिम कार्ड खेला। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने विक्टिम कार्ड खेलते हुए बिहार में लालू यादव की पिछड़ी जाति की सरकार को भी हटाने का आरोप लगाया। चर्चा झारखंड विधानसभा में हो रही है। हेमंत सोरेन ने कहा कि उनके BMW कार में बैठने और प्लेन में चढ़ने से विपक्ष परेशान है। झारखंड में सत्ता पक्ष का दावा था कि 48 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है, लेकिन देखिए 38 विधायकों को वो हैदराबाद भेजा उन्होंने, तो इस पर सवाल उठे तो कोई ठोस जवाब नहीं था। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद प्रतिक्रिया देते हुए हालांकि शिबू सोरेन ने कहा कि बाहरी लोग झारखंड में सत्ता छीनना चाहते हैं, उनके दो बेटे हेमंत और बसंत लोगों के लिए काम करेंगे। सवाल यह है कि जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन में सबसे ज्यादा संकट कांग्रेस में ही हमेशा क्यों होती है? क्यों पार्टी को अपने विधायकों को हैदराबाद भेजना पड़ता है, चाहे बिहार ले लीजिए या झारखंड? सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या झारखंड जैसे गरीब राज्य में लाखों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार को विक्टिम कार्ड खेल करके रफा दफा किया जा सकता है क्या? ये तमाम बातें जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार रांची से, उनसे अपडेट लेते हैं। दिवाकर, सबसे पहली बात तो ये कि हेमंत सोरेन को मौका मिला वहां पर और उन्होंने जमकर आदिवासी कार्ड, अपना विक्टिम कार्ड खेल दिया। उनको ऐसा लगा जैसे कि उनके BMW पर चढ़ने से परेशान है, प्लेन में चढ़ने से लोगों को परेशानी है। उन सब मुद्दों पर करेंगे बात, लेकिन फिलहाल जरा जो विश्वास मत हासिल किया है चंपई सोरेन ने, उसके बारे में जानकारी दे दीजिए। 48 का दावा था, कितने वोट मिले चंपई सोरेन सरकार को? देखिए, सरकार ने बहुत आसानी से अपना बहुमत, जिसका कि लालचंद जी हम लोग पहले से ही जिक्र कर रहे हैं कि ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, विषम परिस्थिति भी नहीं थी, लेकिन सिर्फ एक डर का माहौल उनके मन में था कि कहीं मेरे विधायक खुद ही टूट के नहीं चले जाए। हाँ। इसलिए रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी हो रहा था, हैदराबाद भी लेकर गए। हाँ। लेकिन जिस तरीके से जो दलगत स्थिति है उसमें ये क्लियर था कि आसानी से ये बहुमत हासिल कर लेंगे। लेकिन जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि आज हेमंत सोरेन ने अपना आदिवासी कार्ड खेला है, तो निश्चित तौर पर वो आदिवासी कार्ड ही है। हाँ। आखिर एक सीएम है, वो इस तरह से कैसे बोल सकते हैं कि हमको इस कागजी कार्रवाई की जानकारी नहीं थी इसलिए हमको फंसा दिया गया, हम बहुत सीधे साधे लोग हैं। आप सीएम है, पढ़े लिखे लोग हैं इस तरीके से, और जब आपके पास इतने सलाहकार भी होते हैं, ब्यूरोक्रेसी एक तरीके से आपको सलाह देती है, बहुत सारे आपके सलाहकार होते हैं, बहुत तरह के सिस्टम को चलाने के लिए आपको बहुत सारे लोग दिए जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आप एकदम से अनभिज्ञ रहे होंगे जिस तरीके का कार्ड आज आप खेल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस पर सवाल तो उठेगा ही और इसकी चर्चा भी होगी कि अगर गलती कर लिया तो हम आदिवासी हैं, ये कहां से, ये जस्टिफाई कैसे हो सकता है? बिल्कुल ठीक है। और भ्रष्टाचार है, हम आदिवासी है, तो ये कैसे हो सकता है? तो ये तमाम तरह की चीजें हैं जो आने वाली दिनों में निश्चित तौर पर इस पर चर्चाएं होगी और सवाल भी खड़े होंगे। लेकिन जिस तरीके से आज हेमंत सोरेन ने राजभवन को कटघरे में खड़ा किया, ईडी को कटघरे में खड़ा किया और अपने आप को एक तरीके से निर्दोष बताया। हालांकि अभी जांच उन पर चल रही है, ईडी के इंट्रोगेशन पर हुए हैं, पूछताछ हो रहे हैं। अगर वो निश्चित तौर पर अगर वो निर्दोष है तो निश्चित तौर पर अगर संवैधानिक जो हम कह सकते हैं कि प्रावधान है, जो इंस्टीट्यूशंस है, केंद्रीय एजेंसियां हैं, वो अगर जांच कर रही है तो आप उनको सपोर्ट कीजिए। उसके बाद जो चीजें अगर निश्चित तौर पर निर्देश होंगे तो बाहर निकल कर आएंगे। क्योंकि आपको याद होगा कि लगातार जब सीएम के दौर में आप गुजरात की कहानी हमेशा नरेंद्र मोदी की चर्चा होती है, जो प्रधानमंत्री आज है, तो कि भाई किस तरीके से उनके ऊपर भी एलिगेशंस लगे थे, लेकिन उन्होंने जवाब दिया, उन लोग लगातार सामने आए और पूछताछ उन्होंने सपोर्ट किया। इस तरह की चीजें हमेशा आगे आती रहती है। तो वैसे में इस तरह का सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलना कि नहीं हम आदिवासी हैं तो हमको तरीके से फंसाया जा रहा है, हमको कागजी कार्रवाई की जानकारी नहीं थी इसलिए हम फंस गए, तो इस तरह की चीजें जनता मेरे ख्याल से बहुत इस पर विश्वास नहीं करेगी। लेकिन ठीक है, अभी तो वक्त देखने वाला समय का इंतजार करना होगा। और चूंकि अब सरकार ने आज बहुमत हासिल कर लिया है, तो इस चीज की कोई अंदेशा भी नहीं था, सरकार इजीली बहुमत हासिल करने वाली थी। आपके जरिए मैं भी और दर्शक भी इस बात को जरूर समझना चाहेंगे कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स तो हुई, लेकिन आपको भी क्या ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी कहीं ना कहीं ये नीति बना ली है कि अब कुछ महीने की बात है, झारखंड में नए विधानसभा के लिए चुनाव होंगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी उतनी सक्रिय नहीं रही क्या? मतलब कोई विकल्प देने के लिए या कोई अलग से सरकार बनाने के लिए या किसी तरह का और कोई गठबंधन बनाने के लिए या वहां पर विकल्प देने के बारे में?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये क्लियर कट, क्योंकि देखिए दलगत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी यहाँ सेकंड सबसे बड़ी, झारखंड मुक्ति मोर्चा से सेकंड, ज्यादा सीट कम नहीं थी। लेकिन चूंकि कांग्रेस का पॉलिटिक्स जो है वो अभी थोड़ा दूसरे दायरे में चल रहा था, और इन लोगों ने तीनों, जो हम कह सकते हैं महागठबंधन में, बिहार का जो लालू प्रसाद पर हमेशा दाग लगता रहा है, भ्रष्टाचार के किस तरीके से आरोप आप देख रहे हैं लगातार उन पर लगे थे, और उनकी पार्टी आरजेडी भी झारखंड में महागठबंधन की एक सहयोगी पार्टी है, उनके कोटे से एक मंत्री भी है सत्यानंद भोक्ता, और इस बार भी उनको मंत्री बनाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि एक जो आरोप लगता रहा है कि भ्रष्टाचार का जो कुनबा है वो किस तरीके से झारखंड में सक्रिय हुआ, और उसके बाद लगातार पिछले 4 सालों में जिस तरीके से सरकार पर आरोप लगते रहे, जिस तरीके से भ्रष्टाचार के एक के बाद एक आरोप लगे, तो वो बड़ी, अभी फिर एक नया झारखंड में जो अभी तत्काल एग्जाम्स हुए थे, जेएसएससी का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम के दौरान भी ये सवाल उठे कि क्वेश्चन पेपर को लीक करा दिया गया। इसकी भी जांच की मांग लगातार अपोजिशन की ओर से की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक झारखंड में कई परतें खुलती गई है, और उसके बाद कई लोग गिरफ्तार हुए, और वो दायरा जो पहले के मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचा, और उससे पूछताछ अब हो रही है। 5 दिनों का ईडी के वो इंट्रोगेशन पे है, और लगातार ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। तो निश्चित तौर पर अभी इंतजार थोड़ा करना होगा कि किस तरीके से झारखंड में जो ये रैकेट चला है, नेक्सस चला है, कि किस किस जो विभाग है वहां पर किस तरीके से भ्रष्टाचार के जो कथित तौर पर आरोप लग रहे हैं उसमें कितना दम है, ये तमाम चीजों के लिए थोड़ा इंतजार बिल्कुल, ये तमाम सवाल हैं। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जी। लेकिन इस बीच में ये लगता जरूर है कि अदालत के आदेश से हेमंत सोरेन को विधानसभा में बोलने का मौका मिला, वोटिंग देने के लिए जब उनको कहा, और उन्होंने इस मौके का पूरा इस्तेमाल किया विक्टिम कार्ड खेलने के लिए कि मैं आदिवासी हूँ इसलिए मुझे निशाना बनाया जा रहा है। बड़ा सवाल ये कि जिस तरह झारखंड जैसे गरीब राज्य में लाखों करोड़ रुपए के गबन के मामले आ रहे हैं सामने, ये इस विक्टिम कार्ड से चलने वाला है क्या? ये विक्टिम कार्ड काम करेगा क्या? क्योंकि जो नई सरकार बनी है, चंपई सोरेन भी तो आदिवासी ही हैं, बाबूलाल मरांडी भी अगर कल को बनते हैं या पहले थे भी, तो वो भी तो आदिवासी ही हैं। देखिए, जनता ठीक है, कुछ दिनों तक ये सेंटीमेंट चलता है, क्योंकि आदिवासी थोड़े, कहा जाता है वो थोड़े भोले वाले होते हैं, तो इस तरीके से जो पॉलिटिक्स चलती है उसका थोड़ा बहुत असर निश्चित तौर पर उसका रहेगा। जो ग्राउंड में मैं घूमता हूं तो उसके बारे में मैं कह सकता हूं। लेकिन दूसरी बात, जनता अब ये भी चाहती है कि वो विकास, क्योंकि झारखंड में जब हम कह सकते हैं 2019 की जो स्थिति थी, जब रघुवर दास की यहाँ सरकार थी, तो झारखंड ने एक विकास देखा। पूर्ण बहुमत की सरकार जब झारखंड में बनी थी, तो 5 साल तक पहली वो सरकार थी झारखंड के बने हुए, जब 20 सालों में कोई पहली सरकार थी जो 5 साल तक पूरी तरीके से यहाँ पर शासन की थी। तो किस तरीके से विकास की जो किरण यहाँ पर देखने को मिली थी, और वो चीज लोगों के मन में निश्चित तौर पर बना है कि अगर राजनीति सही तरीके से होती है, और अगर अस्थायी राजनीति, सरकार अस्थायी तरीके से काम करती है, उस पर कोई डायरेक्ट दाग नहीं लगता है, तो इस तरह के तमाम चीजें जो होती है उसका जनता पर इंपैक्ट होता है। और जनता भी चाहती है कि भाई लगातार जो है वो विकास की किरण हो। ठीक है, जिस तरीके से झारखंड के साथ दूसरे स्टेट बने थे, छत्तीसगढ़ बना था, उत्तराखंड बना था, वो विकास में कहां आगे निकल गए और झारखंड कहां पिछड़ गया। तो ये निश्चित तौर पर जनता भी सोचती होगी, ऐसा नहीं है कि जनता नहीं सोचती है कि भाई ठीक है, आदिवासी मुख्यमंत्री बन गए, भाजपा की सरकार बन गई, जेएमएम की सरकार बन गई, वो भी चाहते हैं कि उनका भी जीवन यापन का तरीका बदले, वो भी दूसरों लोगों के साथ अपने आप को बराबरी के दर्जे में खड़ा कर सके। तो विकास की एक ललक हर किसी में होती है। और जब चंपई सोरेन ने जब एक तरीके से ओथ लिया, तो उन्होंने पहली जो प्राथमिकता वो दोहराई कि भाई कानून व्यवस्था की स्थिति राज्य में सुधरनी चाहिए। तो लगातार उन्होंने फर्स्ट जो मीटिंग की कैबिनेट के बाद, उसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक की, भाई कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो आप उसको सुधारिए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी उनके मन में भी दबाव रहा होगा कि भाई जनता पहले चाहती है कि चीजें स्ट्रीमलाइन हो, विकास की किरण पहुंचे, योजनाएं उनके तक पहुंची, कानून व्यवस्था में लोगों का विश्वास पैदा हो, तो तमाम तरह की चीजें हैं। तो ये दबाव तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये दबाव रहेगा, और बात ऐसे बनेगी नहीं कि भाई विक्टिम कार्ड खेल दिया और भ्रष्टाचार के मामले जो है वो उसको दबा लें। बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे दिवाकर। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है अभी एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा की क्या कांग्रेस ही विपक्षी गठबंधन की कई पार्टियों के लिए मुश्किल बन गई है, अछूत बन गई है, कांग्रेस से दूर जा रहे हैं कई दल। करेंगे इस पर खास चर्चा, बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना, या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा।
और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन हूं। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। अरे भाई, तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है। चलो, पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों मुफ्त हो जाएगा। और अगर कुछ बड़ा निकल गया तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक मुफ्त उपचार कहीं भी कभी भी। मोदी जी की गारंटी है ये। तेरे पापा मेरे सामने ही बनवाए थे कार्ड। और बताऊं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलवाकर महंगी दवाइयों से मुक्ति दिला दी है हम सबको। यहाँ दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिलती हैं। ये तो जानता हूँ, पापा भी वहीं से दवाई लेते हैं। देखा, सबको उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देने की मोदी जी की गारंटी। करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं, आओ हम भी लें। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। महंगे इलाज की छुट्टी, मोदी की गारंटी। मेरे भाई अरविंद कुमार की कुछ महीने पहले एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उन्होंने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था, जो अब भाभी के घर के खर्च और बच्चों की पढ़ाई में काम आएगा। पॉलिसी बाजार की टीम ने क्लेम दिलवाने में हमारी पूरी मदद की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। स्वागत है। ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं। इस वक्त अब बारी आ गई है आज की खास चर्चा की, और आज की खास चर्चा हम करने वाले हैं क्या कुछ विपक्षी गठबंधन में चल रहा है, और क्या कांग्रेस से कहीं ना कहीं बहुत सारे दल परेशानी महसूस कर रहे हैं। क्या विपक्षी इंडी गठबंधन से नीतीश कुमार का जाना क्या गठबंधन के लिए सबसे बड़ा धक्का था? कांग्रेस इसे नीतीश कुमार का धोखा करार दे रही है। लगातार नीतीश कुमार पर हमले कर रही है कांग्रेस। लेकिन गठबंधन से ममता बनर्जी का जाना, ये कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। ममता ने गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस गठबंधन की संभावना को भी कमजोर कर दिया है, यानी कि कोई तीसरा मोर्चा भी बनने की सूरत नहीं दिख रही। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड में है, लेकिन यात्रा में न्योता नहीं मिलने की उलाहना यूपी में अखिलेश जी दे रहे हैं, अखिलेश यादव। ममता बनर्जी ने भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने से मना कर दिया था। बोला हमें तो जानकारी ही नहीं दी गई, हमारे राज्य में आ रहे हैं, जानकारी नहीं दी। लेकिन कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार के भाई और सांसद DK सुरेश अलग ही राग अलाप रहे हैं। गठबंधन की खींच में दक्षिण को अलग देश बनाने की वकालत तक कर रहे हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी एक अलग ही तर्क देते हैं कि ये आम धारणा है कि गैर बीजेपी राज्यों को उनका उचित शेयर नहीं दिया जाता। बात यहाँ पर पैसे की हो रही है। वित्त मंत्री सीतारमण ने जवाब देते हुए कहा कि आखिर कर्नाटक में वित्तीय संकट की स्थिति नई सरकार आने के साथ ही क्यों बनी है, यानी कि आपकी खुद की नीति खराब है। राज्यों को मिलने वाले शेयर का निर्धारण तो वित्त आयोग करता है, इसमें किसी के साथ विभेद हो ही नहीं सकता। ये बात निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने कही। कांग्रेस कभी बीजेपी को उत्तर भारत की पार्टी बताकर एक अलग नैरेटिव कर देती है, कभी फ्रीबी से राज्य पर बढ़ते आर्थिक बोझ का ठीकरा केंद्र पर फोड़ देती है कि हमें पैसा नहीं मिलता। उधर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के बयान के बाद महाविकास अघाड़ी में हलचल मच गई है। उन्होंने उद्धव ठाकरे ने कहा वो पीएम मोदी के दुश्मन ना थे ना आज हैं, और शिवसेना तो बीजेपी के साथ थी ही। मिशन 2024 में कुनबा बचाने का संघर्ष लगता है ज्यादा है, इसीलिए गठबंधन की पार्टियों के बीच बड़ी जबरदस्त खींचतान चल रही है, बहुत जबरदस्त। इधर देखिए, कांग्रेस अगर न्याय यात्रा से राहुल गांधी को लॉन्च करना चाहती है तो विपक्ष के दूसरे दल भी अपने कुनबे को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर दिखाई पड़ रहे हैं, और यहीं पर एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और टकराहट हो जाती है। तो उधर लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान आज कांग्रेस के सांसद ने केंद्र सरकार पर गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया, तो वित्त मंत्री ने भी लोकसभा में करारा जवाब दिया और कहा हम कोई भेदभाव नहीं करते। वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्यों को धन हस्तांतरित होता है। देखिए क्या कुछ कहा कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स आर बीइंग डिप्राइव्ड फ्रॉम हैविंग देयर लेजिटिमेट ड्यू। द लेटेस्ट एग्जांपल इज कर्नाटका, वेयर द एंटायर मिनिस्ट्री हैज बीन एजिटेटिंग अगेंस्ट द indiscriminate and arbitrary attitude of your administrations. They are alleging that they are being famished
by sheer discrimination being played from your ministry. There is an insinuation that it's because me holding money here. I'm sorry. When the Finance Commission comes, please tell your needs, please tell your requirements, please tell your status, and let the Finance Commission fix it. It's a constitutional body. Constitutionally, unless the Finance Commission tells me to do something, I cannot. I don't have the discretion. तो ये आर्थिक सवाल जवाब हो गया। हालांकि इसमें भी राजनीति थी, लेकिन राजनीति की कुछ और बात कर लेते हैं। सपा प्रमुख ने कांग्रेस की मनमानी की बात कही, कह रहे हैं कि हमें तो कांग्रेस ने न्योता दिया ही नहीं है, ना तो देती है कभी। मुश्किल तो ये है कि कई बड़े आयोजन होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता, तो अपने आप क्या मांगे हम निमंत्रण। तो ये देख रहे हैं आप किस तरह के खींचतान है और किस तरह से एक अलग नैरेटिव भी सेट करने की कोशिश हो रही है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो राजनीति है उसमें अर्थ को घुसाकर, अर्थ में राजनीति को घुसा करके और नैरेटिव गढ़ने की भी कोशिश हो रही है क्या? इसी पर आज करेंगे चर्चा। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ गए हैं और साथ में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एसएन सिंह जी हैं, जो कि हमारे साथ स्टूडियो में ही आज मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत एसएन सिंह जी। विजय कौशिक जी, कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत आपका भी इस चर्चा में। मैं चर्चा को विस्तार देता हूं विनोद जी के ज़रिए। विनोद जी, हम देखते हैं कि कभी बात तो होती है कि भाई दक्षिण को अलग देश बना दिया जाए, वित्त आयोग की रिपोर्ट कुछ और कहती है और ये कहते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा भेदभाव हो रहा है, हमें पैसा नहीं दिया जा रहा। ममता बनर्जी भी इस तरह की बातें करती हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है क्या कि जो, अगर मैं कहूँ कि राजनीति के ग्राउंड पर जो मुश्किलात हैं विपक्षी गठबंधन के पास, उससे अलग ध्यान हटा करके संसद में या कहीं और किसी मोर्चे पर कुछ स्कोर करने की कोशिश होती है क्या? लाल जी, जनता पूछ रही है कि तेरा ध्यान किधर है। तो जो बात आप कह रहे थे कि इसका सीधे सीधे जवाब ये है कि 100 दिन से कम रह गए हैं लोकसभा चुनाव के। एक और जो आप देख रहे हैं कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है वो चल रही है, देश के कोने कोने में पहुंच रही है और मोदी की गारंटी का लोगों के बीच में संपर्क और संवाद स्थापित कर रही है। दूसरी तरफ की आप तैयारी देखें कि उसमें सिर्फ एक कांग्रेस की जो राहुल गांधी के लिए लॉन्च के लिए वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो चल रही है, और जो स्टेट से वो गुजर रही है उस स्टेट में उसी विपक्ष के दल जो इंडिया गठबंधन के जो कभी उसको कहा जाता था कि एक मजबूत गद्दार है, उनके साथ में उनके किरदार होगा और चट्टानी एकता दिखा के मोदी को, खास करके पीएम मोदी को एक बड़ी चुनौती देंगे। लेकिन उसका हश्र आप देखिए कि जहाँ जहाँ से ये यात्रा गुजर रही है वहाँ के पार्टियों में, वहाँ के रीजनल पार्टी जो अपने अपने इलाके में, अपने अपने राज्यों में वो एक क्षेत्रीय छत्रप कहे जाते हैं, उनके तरफ से क्या इस तरह का रिएक्शन आ रहा है, खास करके उसको यात्रा को लेके। तो ये सब चीज़ें जो हो रही है उसका एक आप देख सकते हैं एक हताशा भी है सामने में, और इसी हताशा को देखते हुए जब आप देखते हैं कि कर्नाटक में डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री हैं, पहले दिन उनके भाई जो सांसद हैं और वो ये बात कहते हैं कि बजट में कांग्रेस का यहाँ पे दक्षिण के राज्यों का शेयर नहीं मिलता तो ये कभी एक देश अलग हो जाएगा। और कभी आप आज देखिए कि सिद्धरामैया से शुरू हुआ कि बजट में के साथ साथ में जो एलोकेशन है टैक्स का वो सही नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए वहाँ एक नैरेटिव देते हैं। तो अधीर रंजन चौधरी यहाँ लोकसभा में प्रश्नकाल में ये सवाल उठाते हैं, तो वित्त मंत्री ने उनका जवाब दिया है और सीधे सीधे उनको जवाब दिया है कि ये बात आप जो नैरेटिव बना रहे हैं वो सबको पता है देश में कि ये बजट का जो भी टैक्स का एलोकेशन है, जीएसटी से लेके और टैक्स के डिफरेंट टैक्सेस को लेके उसको फाइनेंस कमीशन तय करती है और फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लेकिन आप ये भ्रम फैला रहे हैं कि उनको इस तरह का गैर बीजेपी राज्यों को नहीं मिल रहा है, जबकि ये बात लोगों को आप बता नहीं रहे हैं कि जो 5 गारंटी का आपने जो कर्नाटक में रखा है उसका जो बढ़ता हुआ कर्ज का बोझ है तो राज्य की इकोनॉमी वहाँ हाँफ रही है। तो यही सवाल तो सीतारमन ने पूछा है, वित्त मंत्री ने पूछा कि ये पहले इस तरह की प्रॉब्लम नहीं थी कर्नाटक में, ये नई सरकार सिद्धरामैया के आते हुए क्यों ये प्रॉब्लम हुई है।
तो आप उन चीज़ों को छुपाते हैं लोगों के सामने में लाने में। ये 5 गारंटी जो है वो एक बड़ा बोझ है और राज्य के लिए जंजाल बन के सामने में खड़ा है। लेकिन आप उस बात को दूसरी तरफ टर्न देते हैं कि सेंटर का उन्हें फंड नहीं मिल रहा है। तो इन सारी चीज़ों को जब आप देखेंगे तो ये कि कंफ्यूजन स्टेट बनाए हुए हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन का मामला हो, चाहे इश्यूज को लेके हो। इन सारी चीज़ों से अगर वो विपक्ष अपनी एकता बता रही है तो शायद इसका बेहतर जवाब जनता ही आने वाले चुनाव में। बिल्कुल बिल्कुल। और आप जो कह रहे हैं ना कि छुपाने की कोशिश हो रही है, डीके शिव कुमार का बयान ले लीजिए या मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार का बयान ले लीजिए, वो छुपाने से बात छुपेगी नहीं। मैं विजय जी के पास चलता हूँ पहले, फिर एसएन सिंह जी के पास आऊँगा। विजय जी, बात फिर वही है कि देखिए आप भी इस बात को जानते हैं कि वित्त आयोग जिस तरह सिफारिश करती है उस तरह से पैसे मिलते हैं, ठीक है। और उत्तर दक्षिण की बात अगर कांग्रेस इसमें उठा रही है या गैर बीजेपी शासित राज्यों की बात उठा रही है, आपको लगता है कि ये विशुद्ध सिर्फ जो है इसमें कुछ ना कुछ स्कोर करने की कोशिश है या कोई इसमें दम है? क्योंकि देखिए बात उत्तर दक्षिण की नहीं है। आप अगर इस तरह से बात करेंगे, उत्तरी राज्यों ने विकास के मामले में आप देखें दक्षिणी राज्य कितने आगे हैं कई उत्तरी राज्यों से। विजय जी आप जरा अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं रही है। अब बोलिए। हाँ, अब आ रही मैं है। ये कह रहा हूँ हाँ कि आपने बिल्कुल एक सही मुद्दा उठाया है। बात इसमें भाजपा या कांग्रेस की नहीं है जी, बात देश की है, देश की आपसी एकता की है। देश के सभी हिस्से मजबूत नहीं है, कोई कमजोर है कोई मजबूत है। तो मजबूत अगर कमजोर की मदद नहीं करेंगे तो देश बिखर जाएगा। और आज के समय में जब किसी बात को लेकर कोर्ट जाया जा सकता है, उन परिस्थितियों में अगर हम कोई गैर संवैधानिक बात कहें, ठीक, जिसका कोई औचित्य ना हो, बिल्कुल, तो उससे किरकिरी अपनी ही होती है। यानी कि आप डीके सुरेश ने जो बयान दिया है उसकी तरफ आप कह रहे हैं कि डीके सुरेश का बयान बिल्कुल गलत है। जानकारी के लिए मैं बता दूं, उनके बयान की कांग्रेस पार्टी भी निंदा कर चुकी है। ठीक, क्योंकि एक देश में दूसरा देश तैयार करने की बात करना, उन पर कोई कार्रवाई भी होगी क्या? और कार्रवाई देखिए सरकार का फर्ज है कार्रवाई करना कि भाई अगर कोई नहीं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2 टुकड़े। हाँ, कांग्रेस पार्टी ने तो अपने आप को उनके बयान से अलग कर लिया है और उनके इस बयान की भर्त्सना की है कि भाई वो 2 देश बनाने वाली बात, एक दूसरा देश बनाने वाली बात उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, ये गलत है और हम इसकी निंदा करते हैं निश्चित तौर पर। और दूसरी बात, भाई आज के इस लोकतांत्रिक युग में हम ये कहते हैं कि अगर हमारे प्रदेश के साथ अन्याय हो रहा है और सरकार गूंगी बहरी है, नहीं सुन रही, आप कोर्ट चले जाइए। भाई सीधी सी बात है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो उन परिस्थितियों में बिल्कुल सही लाइन पर बात कर रहे हैं आप, एकदम सही, बगैर किसी सबूतों के अगर हम किसी गलत बात को हवा देंगे तो वो हमारी पार्टी के लिए नुकसानदायक होगी। इसलिए हमारी पार्टी इस तरह के मुद्दों को कोई तवज्जो नहीं देती। ठीक है, जहां तक संसद में सवाल करने की बात है, हो सकता है कि अधीर रंजन चौधरी जी को नॉलेज ना रही हो, उन्होंने सवाल किया, उन्हें जवाब मिल गया, अगर उससे वो संतुष्ट नहीं होंगे तो कोर्ट का रास्ता खुला है। ठीक, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि विनोद जी भाई साहब कह रहे थे कि भाई राहुल गांधी जी की लॉन्चिंग है यात्रा के माध्यम से। देखिए लॉन्चिंग तो एक ही बार होती है, जब होनी थी हो गई उनकी लॉन्चिंग। तो राजनीति में वो घिसपिट रहे हैं। ठीक है, री लॉन्चिंग कह देते हैं। नहीं, री लॉन्चिंग जैसी कुछ चीज होती ही नहीं है। ठीक है, लाल सिंह जी, एक रॉकेट चला, अब या तो वो फ्यूज होकर नीचे समुद्र में गिर गया, तो री लॉन्चिंग का कोई चक्कर ही नहीं है ना। अच्छा, ठीक बस ये है कि स्लो प्रोसेस में चल रहा है। राहुल गांधी जी का सिस्टम है वो चल रहा है, वो धीरे धीरे बहुत कुछ सीख रहे हैं जी। अब उसके आउटपुट क्या आते हैं वो तो समय बताएगा। लेकिन मुद्दा वहीं का वहीं खड़ा है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमने एक मांग की थी कि गठबंधन की राजनीति हमारे लिए घातक है। ठीक है, आज देखिए वही सब हो रहा है। अब वही हो रहा है। देखिए ना, जिस तरह सब लोग अलग हो रहे हैं तो वो आपकी मांग ही लगता है पूरी हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि मतलब इतने ज्यादा लोग इतने दल आपसे दूर चले जाएं कि आपकी इच्छा पूरी हो। आप, मुझे याद है विजय जी, आप हमेशा इस बात को कहते रहे हैं हमारे यहाँ भी कि भाई कांग्रेस को अपने दम पर खड़ा होना चाहिए। लगता है वही सूरत बनती जा रही है। मैं लौटता हूँ आपके पास। एसएन सिंह जी, बड़ा सवाल यही है कि देखिए राजनीति अपनी जगह पर है, राजनीति में कभी सफलता मिलती है कभी असफलता मिलती है, लेकिन जब डीके सुरेश जैसे सांसद बयान देते हैं, इस तरह का बयान,
वो निश्चित तौर पर बहुत ही घातक बयान है। मैंने पूछा भी कि कांग्रेस क्या कार्रवाई करती, उन्होंने बयान से अलग कर लिया, बस इतनी सी कार्रवाई। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश हो रही है आपके खिलाफ जैसे नैरेटिव खड़ी की गई कि भाई ये तो दक्षिण भारत में कहीं है ही नहीं। मैं डेटा दे रहा हूँ, दक्षिण भारत की 5 राज्यों में 129 सीटें हैं और 29 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। 29 सीटों के साथ बीजेपी ही सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन नैरेटिव देखिए किस तरह आपके खिलाफ बनता है। कैसे काउंटर करेंगे इसको? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि नेचर और सिग्नेचर कभी चेंज नहीं होता है। शुरू से कांग्रेस का यही नेचर रहा है जो अंग्रेजों का नेचर था, बांटो और राज करो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, भाषा के आधार पे बांट दीजिए, धर्म के आधार पे बांट दीजिए। आतंकवादी में भी धर्म ढूंढने लगिए, कहिए नहीं वो तो हिंदू ही आतंकवादी होते हैं, कहिए कि नहीं वो तो हिंदू ही ऐसा कार्य करते हैं, हिंदू ही इबादत और मंदिर जाते हैं तो लड़की छेड़ने के लिए। और मुझे नहीं लगता है कि वो डीके शिव कुमार जी या उनके परिवार के लोग ही कहते हैं। संपूर्ण कांग्रेस कुछ ना कुछ बयान देती है जब चुनाव हार जाते हैं, कहते हैं भारत में लोकतंत्र ही नहीं बचा है। पूरी दुनिया जानती है कि भारत लोकतंत्र की जननी है, दुनिया के लोग आके कहते हैं, नहीं विदेशों में जाकर कह देंगे। वही कर्नाटक और हिमाचल में जब जीत जाएंगे तो लोकतंत्र उनके लिए जिंदा है। होता क्या है कि जब या तो आदमी मानसिक विक्षिप्त हो या उसकी आदत बन गई हो कि उसी तरह की वो राजनीति करता हो, नहीं समझ हो तो बात समझ में आती है कि भाई एक आदमी ना समझ है, मानसिक विक्षिप्त है, वो कुछ भी कर सकता है, वो कहीं भी रोड़े फेंक सकता है। लेकिन जो पार्टी 60 साल देश में राजनीति की केंद्र के सत्ता में बनी रही, लेकिन इसी तरह की राजनीति करने की आदत है। आप देखिए, ठीक है भाई, आप राजनीति कर क्या रहे हैं? 5 राज्यों का चुनाव चल रहा था, उसमें भी देखिए आप चुनाव कहां से शुरू करते हैं? महंगाई बेरोजगारी से। आप उस पर चर्चा करिए ना। भारतीय जनता पार्टी तो संसद से लेकर सड़क तक उसका जवाब देती है, लेकिन आप हिंदू धर्म को डेंगू मलेरिया, भगवान राम की सत्ता नहीं, हिंदू धर्म ही नहीं, ये नहीं। जब पूरा देश राममय हो गया, जब भगवान सूर्य निकल आए, उस समय टार्च लेकर अगर कोई चला जाए उसको क्या कहेंगे? भाई सूर्य से बेहतर प्रकाश तो कोई नहीं दे सकता। अब आप यात्रा पर निकल जाते हैं तो मुझे लगता है ठीक है। ये जो बात हो रही है कि देखिए गैर बीजेपी, ममता बनर्जी भी ये बात उठा रही है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ममता बनर्जी भी इस बात को बड़ा उठा रही है कि भाई पैसे नहीं मिलते, केंद्र हमारे साथ भेदभाव कर रहा है। अभी कांग्रेस भी इस तरह की बात कर रही है। इसको किस तरह से आप काउंटर करें? इतना सरल, इतना सुंदर, ये पूरा देश जानता है। जब मोदी जी कहते हैं कि इस भारत को, भारत मतलब संपूर्ण भारत, भारत मतलब पश्चिम बंगाल थोड़े ना, भारत मतलब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिणी, संपूर्ण भारत को विकसित भारत बनाना है। वो कैसे पूरा होगा? हमारी शरीर है, उसमें हमारी एक आंख छोटी, एक आंख बड़ी, एक कोटी, एक मोटी, ऐसे होगा तो कैसे काम चलेगा? जब संपूर्णता के विकास के लिए मोदी जी की जो गारंटी वाली गाड़ी चल रही है, वो किसी क्षेत्र में तो नहीं चल रही है, किसी धर्म मत मजहब के लिए तो कार्य नहीं कर रही है। और हम तो कह रहे हैं, हम कह नहीं रहे, हमने करके दिखाया। भाई 4 करोड़ आवास देने का कार्य किए तो संपूर्ण भारत के लिए किए, बिजली पानी सड़क सुरक्षा की व्यवस्था की तो सबके लिए किए, किसानों को सम्मान निधि दिए तो सब जगह दिए। ये अलग बात है कि किसान सम्मान निधि कई राज्यों के लोग कहते हैं हमको नहीं चाहिए, ममता बनर्जी को विकास नहीं चाहिए। लेकिन ऐसी ममता बनर्जी अगर पुलिस भर्ती करती है, उसमें भी एक धर्म के लोगों के लिए केवल कर देती है। कहीं दुनिया में ऐसा रिजल्ट देखे होंगे कि रिजल्ट आए तो एक धर्म का 10,000 आवास बनाती है तो एक ही धर्म के लिए बना दे। तो मुझे लगता है कि कई लोग देश के संसाधनों पर एक का अधिकार बता के विकास कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी संपूर्णता में विश्वास रखते हुए सबका साथ सबके विकास का इतना सुंदर मंत्र इस समय दिया जा रहा है। आज देश की अर्थव्यवस्था कैसे 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई, इसीलिए कि सबका विकास हुआ। जब सबका विकास होगा, संपूर्णता का विकास होगा, पूरे भारत का विकास होगा, हम समग्रता में सोचेंगे। हम तो यानी आपको ये लगता है, आपको लगता है कि सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र आपने क्वाइन किया है, उसी के काउंटर में इस तरह की बातें आ रही हैं, है ना? ठीक है, ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। विनोद जी, जो हम देख रहे हैं, अब थोड़ी सी राजनीति पर आ जाते हैं, अर्थव्यवस्था पर बात हुई, कि जो रवैया हम देख रहे हैं कि चाहे सपा का रवैया हो, तृणमूल कांग्रेस का रवैया हो, नीतीश कुमार अलग हो चुके हैं, अरविंद केजरीवाल का रवैया हम लोग जानते हैं। क्या कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के रवैये से और नीतीश जी क्योंकि निकल गए हैं, ये बात भी अब साफ हो रही है क्या? कि देखिए, विपक्षी इंडी गठबंधन पर तो सवाल है ही, लेकिन जो अखिलेश जी कभी कभार पीडीए टाइप के किसी तीसरे मोर्चे की बात किया करते थे, उसमें भी लगता है कि वो बनता हुआ नहीं दिख रहा है क्या? कांग्रेस माइनस आपने जो रिपोर्ट है उसके रिपोर्ट को ही आपने बताया है कि ये कांग्रेस को लेकर वहां पो है गठबंधन में।
और वहाँ पर जो है उसके वास्तविकता आप जमीन पे देखिए कि सीधे सीधे राहुल गांधी की यात्रा से ही असहज हो रहे हैं सारी रीजनल पार्टी में। और असहजता क्यों है कि आप ही देखिए कि 4 दिन से ममता बनर्जी की जो उसी बीरभूम के आसपास जो नॉर्थ बंगाल में यात्रा हो रही है, जो वो लोगों से मिल रही है, जनसंपर्क अभियान कर रही है, जहां जहां राहुल गांधी की यात्रा है जी, तो सीधे सीधी है कि ममता बनर्जी मानती है कि उनका जो वोट बैंक है और वो बैंक जो खास करके आप कह सकते हैं कि एक मुस्लिम आबादी वाला पूरा इलाका है, उसी को वो चिन्हित करते हुए 15-16 स्टेट में 14-15 स्टेट में राहुल गांधी की यात्रा जा रही है। तो राहुल गांधी ने एक तरह से वहां के रीजनल पार्टी को इग्नोर किया है जी। वो अपने पारंपरिक सीट को एक तरह से दावा पेश करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और वो अपने गठबंधन के सहयोगियों को बता रहे हैं कि इस पर क्लेम उनका है। तो इस असहजता से जितना घबराहट अखिलेश में है उतनी ही घबराहट वहां ममता बनर्जी में है। तो ममता बनर्जी की लड़ाई आप देखिए, ममता बनर्जी जितनी भी सभाएं कर रही है कहीं वो बीजेपी को कोसते हुए नजर नहीं आ रही है, वो सीधे सीधे राहुल गांधी को टारगेट कर रही है। वो सीधे सीधे यात्रा को टारगेट कर रही है। आपने अखिलेश जी का सुनाया अभी साउंड बाइट, अखिलेश जी सीधे सीधे कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी जो इनकी सभाएं होती है, बड़ी बड़े जो आयोजन होते हैं उसमें हमें बुलाया नहीं जाता। तो अब अखिलेश का अगर ये है उनका अपनी शिकायत है जी, तो ये बात तो सही में कह रहे थे अपने कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता अपने सीधे कह रहे हैं कि भैया कांग्रेस को सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि गठबंधन के सारे पार्टियों के जो लोग हैं, रीजनल पार्टी वो लोग कहीं से एक दूसरे का ही वोट शेयर लेने की कोशिश में है और इस कोशिश में ये डिफरेंस आप सामने में दिख रहा है। तो ये जो डिफरेंस है विजय जी, इस डिफरेंस में राहुल जी की यात्रा का कितना बड़ा योगदान है? मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ क्योंकि प्रायः ये कहा जाता है कि इस यात्रा की जो रूट प्लानिंग हुई ना, बड़ा देख करके प्लानिंग हुई है, हाँ, खास इलाकों से गुजार करके, और यही एक बड़ी वजह है जिससे कि अखिलेश जी को भी परेशानी है, ममता जी को भी परेशानी है, तमाम सहयोगियों को परेशानी है। क्या ये रूट प्लानिंग ही रूट काउज है क्या? आज मैं दूरदर्शन के माध्यम से विनोद भाई साहब का भी धन्यवाद करता हूं जी, कि उन्होंने माना है कि अखिलेश जी में घबराहट है, ममता बनर्जी में घबराहट है, राहुल गांधी जी जहां जहां से निकल रहे हैं वहां जिन क्षेत्रीय दलों के साथ हमारे तालमेल की बात, आपको घबराहट बीजेपी के अंदर पैदा करना था, आप सहयोगियों में ही घबराहट पैदा कर बैठे। बताइए, मेरी बात सुनिए ना भाई, बात उसकी नहीं है, बात एक राजनीतिक शख्सियत की है। ठीक है कि अगर राहुल गांधी जी के किसी काम से, चाहे वो रीजनल पार्टियां हैं, चाहे वो भाजपा है, घबराहट भाजपा में है। अगर भाजपा में घबराहट ना होती तो जिन मोदी के लिए कह रही थी भाजपा कि एक अकेला मोदी सब पर भारी, भाई हमें गठबंधन चाहिए, उनको गठबंधन करना पड़ा 38 दलों के साथ में, जिनमें से 2 दल उनका साथ छोड़ चुके हैं। तो ऐसी बात नहीं, ये सब राहुल गांधी जी की कवायद के बाद शुरू हुआ है भाजपा में भी गठबंधन की राजनीति को बड़ी तेजी से बढ़ाने का। तो ऐसी बात नहीं, घबराहट सब जगह है। अब इनकी घबराहट अगर हमारे यहाँ रणनीति ठीक हो जाए, ठीक है, देखिए अभी हमने जो प्रस्ताव दिया है पार्टी में वो ये दिया है कि जो क्षेत्रीय दल हमारी बात मानने के लिए पूरी तरह तैयार हो, आपकी शर्तों पर और आपकी लाइन पर जो आएंगे बस उनके साथ बनेगा, है ना? उनके साथ हम कुछ स्टेटों में समझौते कर ले, ठीक है, क्योंकि बाकी जगहों पर अकेले लड़ेंगे। जिन जगहों पर हम अकेले मजबूत हैं वहां में कोई जरूरत ही नहीं है। दिल्ली में हम मजबूत हैं, ठीक है, हरियाणा में हम मजबूत हैं, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में, सब जगह हमें अकेले लड़ना चाहिए। ठीक है, यहाँ थोड़ी बहुत हमारी कमजोरी है और जो क्षेत्रीय दल हमारे छतरी के नीचे आना चाहते हैं जी, हमारे नेतृत्व में काम उनका स्वागत है, उनके साथ गठबंधन कर लिया जाए। तो मुझे उम्मीद है हमारी पार्टी ने इस बात पर विचार कर रही है, ठीक, और आने वाले दिनों में इसी आधार पर गठबंधन होगा। बीजेपी पर जो आपने सवाल उठाया, जितनी मर्जी लिस्ट जारी कर लें, ममता बनर्जी कितनी लिस्टें जारी कर लें, आप देखना लास्ट टाइम में लिस्टें फटेंगी, नई लिस्टें बनेंगी, या फिर ये गठबंधन से बाहर हो जाएंगे। ठीक, बीजेपी पर जो सवाल उठाया वो सवाल सीधे मैं एसएन सिंह को ट्रांसफर करता हूं। एसएन सिंह जी, ये कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी में घबराहट तो है ही, और बीजेपी की घबराहट बढ़ भी रही है, तभी तो इतने पार्टियों का गठबंधन बना रहे हैं। हालांकि देखिए एनडीए हमेशा से अस्तित्व में है शुरू से लेकर आखिर तक, लेकिन विजय जी ने सवाल उठाया, आप जवाब दीजिए। देखिए, मैं तो शुरुआत ऐसे करता हूं कि राम विमुख यह हाल तुम्हारा, अब बचा न कऊ कुल रोवन हारा। मतलब भगवान राम में पूरी दुनिया हो गई है, भारत नहीं,
और ऐसे समय में आप अशुभ यात्रा पर निकल रहे हैं तो आप देखे होंगे कि क्या क्या होता है। वो यात्रा पश्चिम बंगाल नहीं पहुंचती है कि गाड़ी का एक पहिया निकल जाता है। वो यात्रा अभी बिहार नहीं पहुंचती है तो आपका स्टीयरिंग ही निकल जाता है। वो यात्रा अभी उत्तर प्रदेश नहीं पहुंचती है तो सीट ही लेकर कोई हट जाता है। अच्छा, वो यात्रा अभी पंजाब नहीं पहुंचती है। मैं थोड़ा सा आपसे ये कह रहा हूं, आप अशुभ यात्रा क्यों कह रहे हैं इनकी यात्रा? देखिए, अशुभ यात्रा इसलिए कहा जाता है कि जब आपको पता ही नहीं है कि नवंबर या दिसंबर में गेहूं बोया जाता है या मई और जून के महीने में बोया जाता है, कब क्या कार्य करना है क्या नहीं कार्य करना है। आप भारत में किसी भी लोगों से पूछ सकते हैं, कौन ऐसा राजनीतिक व्यक्ति है जिसको ये जानकारी नहीं है कि कब क्या बोलना है, कब क्या पहनना है, कब क्या करना है। जब ऐसा कार्य आप करते हैं जहां पूरी दुनिया एक शुभ कार्य में लगी हुई है, ऐसे भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, उससे विमुख होकर आप अपनी यात्रा निकाल ले रहे हैं और ऐसी यात्रा निकाल रहे हैं। अशुभ और शुभ का तो परिचय तभी पता चलता है जैसे ही आप निकलते हैं कोई घटना घट जाती है, मान लिया जाता है अशुभ, तो ऐसी घटना घटती है। और तीसरी बातें मैं कहूंगा, एक छोटी सी कहावत है, लोग कहते हैं कि स्वार्थ के सब सगे बिन स्वार्थ नहीं कोई, पाले सुग्गा सारिका काग न पाले कोई। आप बताइए कि भाई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को क्यों देंगे? दोनों लोग तो एक दूसरे के भ्रष्टाचार की लड़ाई पहले लड़े। टीएमसी और लेफ्ट का खूनी संघर्ष किसने नहीं देखा है? ठीक है, बाकी पार्टियों का जो तो जन्म कह रहे हैं हुआ तो वामपंथियों के साथ तो हम हो ही नहीं सकते। ममता तो साफ कह रही है, ममता बनर्जी, तेल और पानी का मेल कैसे? तेल और पानी का मेल हो कैसे सकता है? भाई सभी लोग तो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ ही पार्टी बनाए, अब उनके साथ जा कैसे सकते हैं? ठीक है, तेल पानी की बात आपने उठाई। विनोद जी, छोटी सी टिप्पणी कीजिएगा कि ये तेल पानी है या कहीं कोई दूध पानी वगैरह भी मिलता हुआ आपको नजर आ रहा है? कोई दूसरा गठबंधन, तीसरा गठबंधन, कुछ कोई संभावना है? नहीं, मैं कह रहा हूँ लाल जी सीधे सीधे कि सिंह साहब जो बता रहे थे तो वो अपनी पार्टी की बात बता रहे थे, वो बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन कौशिक जी बहुत दूर की बात बता रहे हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया कांग्रेस की पार्टी की अपनी एक विचारधारा रही है और उसकी विचारधारा जो ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि ये पूरा भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो सीताराम येचुरी के गाइडेड है। अगर वो लेफ्ट के पूरी पार्टी लेफ्ट की विचारधारा लेके अगर राहुल गांधी सीधे जा रहे हैं फील्ड में तो कांग्रेस जनों को कितना एक्सेप्टेंस होगा? यही बात तो विजय जी कह रहे थे। बिल्कुल, कि कांग्रेस अपने मूल जो उसका आधार है, जो कांग्रेस की मूल पहचान है, उससे कांग्रेस कहीं भटक गई है। इसलिए उसके कार्यकर्ता विजय जैसे लोग जो है वो इस बात को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं कि पूरे वामपंथ का आप उस विचारधारा को लेके आप जिस भारत जोड़ो लेके जा रहे हैं वो यात्रा आपको कर्नाटक में करनी चाहिए। कई जिस नेता इस तरह के आरोप लगा भी रहे हैं कांग्रेस के अंदर से भी कि भाई ये गांधी जी के कांग्रेस को किस तरफ ले जा रहे हैं आप, क्या मार्क्स की कांग्रेस बना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, समय की कमी है फिलहाल। विनोद जी बहुत बहुत शुक्रिया, एहसन सिंह जी आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, विजय जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है अभी एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे कि उत्तर प्रदेश के बजट में क्या कुछ खास है, राममय बजट। क्या लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं? गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। स्वागत है, ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर देख रहे हैं आप इस वक्त। अब बारी आ गई है अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने राज्य का पेपरलेस बजट पेश किया। पेपरलेस बजट पिछले कुछ सालों से पेश हो रहा है, तो इस बार भी पेपरलेस बजट पेश किया। ये तो खासियत है ही, और भी कुछ खासियत है। सुरेश खन्ना ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में यूपी सरकार भी सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार भी। बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। उसी बैठक में इस बजट को मंजूरी दी गई। इस बार का उत्तर प्रदेश का बजट गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं पर खास तौर पर केंद्रित है। कुछ जो हाईलाइट है, बहुत सारी बातें हैं लेकिन कुछ बातें हम आपको बता देते हैं। बजट में अयोध्या में हवाई अड्डे की स्थापना और विस्तार के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
इसके साथ ही अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए भी 100 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। अयोध्या में बहुत सारे निर्माण कार्य चल रहे हैं, तो उसके लिए बजट में भी प्रावधान होना था। बजट लोक कल्याण को समर्पित एक आर्थिक दस्तावेज है। बजट की शुरुआत में, मध्य में और अंत में प्रभु श्री राम है। योगी आदित्यनाथ सीएम ने यह बात कही है। जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना कार्य और जमीन खरीद के लिए 1150 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है इस बजट में। साथ ही उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का भी लक्ष्य रखा गया इस बजट में। एक बात और है, महाकुंभ मेला जो 2025 में होना है, उसके भव्य आयोजन के लिए 2,500 करोड़ रुपए का प्रावधान उसके लिए भी किया गया है। तो यूपी बजट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या प्रतिक्रिया दी, सुन लेते हैं, फिर अपने संवाददाता से जुड़ेंगे। जो बजट है जो हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, वह बजट प्रभु श्री राम को समर्पित करते हुए लोक मंगल की उन भावनाओं को समर्पित किया, क्योंकि श्री राम लोक मंगल के पर्याय हैं और यह बजट भी लोक मंगल को समर्पित करते हुए प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास का उत्तर प्रदेश का एक आर्थिक दस्तावेज है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये प्रतिक्रिया आपने सुनी, और क्या कुछ खास है, सीधे जुड़ते हैं। रामेंद्र सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं। रामेंद्र, सिया राम मैं सब जग जानी, लगता है बजट में भी इस बार जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे थे, शुरुआत में राम, मध्य में राम, अंत में राम, सब जगह पर राम, तो राममय बजट है। और क्या कुछ खास है इस बजट में? देखिए, पूरा जो बजट है, उन्होंने कहा कि हमने जो पिछली सरकार से लेकर अब तक बजट रखा है वो किसी न किसी को समर्पित रहा है। कभी किसानों को, कभी महिलाओं को, कभी युवाओं को, कभी इस तरीके से अलग अलग समर्पित रहा। ये बजट भगवान श्री राम को समर्पित है। श्री राम का कॉन्सेप्ट ये है कि ये सबके लिए है, यानी भगवान राम जो मंगल कामनाएं लेकर चलते थे कि भगवान राम के समय सबके मंगल की कामना लेकर चलते थे, तो सबके मंगल की कामनाओं के साथ है, यानी युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, उद्योग के लिए। तो उत्तर प्रदेश को कैसे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ ले जाया जाए, उस पर कदम है, अगला कदम इस तरीके से। तो ये जो श्री राम को समर्पित, अगर आप मुख्यमंत्री के भाषण को सुने हो तो जब श्री राम जी की मूर्ति स्थापित हुई थी तो उन्होंने कहा था कि भगवान राम अपने मंदिर में स्थापित हो गए हैं, जाहिर है कि यहाँ सब कुछ राममय होगा, तो वो राममय बजट है और सबके लिए है। बिल्कुल, ये सबके लिए बजट है और इसमें बहुत सारे विकास परियोजनाओं की और जिसे कहते हैं फ्यूचरिस्टिक, यानी भविष्य के विकास की भी बहुत सारी झलक दिखाई पड़ती है। रामेंद्र, देखिए, बहुत गंभीरता से अगर इस बजट को देखोगे तो जो बुंदेलखंड औद्योगिक कॉरिडोर की बात हुई, बीडा, उन्होंने कहा कानपुर और झांसी के बीच में हम औद्योगिक पूरा शहर स्थापित करेंगे जिसमें निवास की भी व्यवस्था होगी, औद्योगिक क्षेत्र भी डेवलप करेंगे। जो बई एक्सप्रेसवे है उनमें कॉरिडोर बनाने की बात की गई है, जो डिफेंस कॉरिडोर है उस पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो जरूरत है वो रोजगार की है, युवाओं को कैसे रोजगार दिया जाए, तो उस पर काम किया। और दूसरा उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए हम जो अपने पैरों पर कैसे खड़े, उसके लिए अलग बजट आवंटित किया है और जो ट्रेनिंग व्यवस्था देने के लिए है उसके लिए अलग फंड एलोकेट किया है। तो इस तरीके से देखें तो उत्तर प्रदेश को कैसे आगे ले जाया जाए, कैसे कानून व्यवस्था का लाभ जो मिला है, जो इंडस्ट्रीज आ रही है, जो उद्योगपति आ रहे हैं, तो उसको कैसे जमीन पर स्थापित करना है, उस तरफ आगे बढ़ता हुआ बजट है। लालचंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। और यूपी के बजट की बात हमने की, तो पश्चिम बंगाल में भी बजट का, विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है, वहां की बात करते हैं। आज से पश्चिम बंगाल विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। 8 फरवरी को राज्य का बजट पेश किया जाने वाला है, लेकिन विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। और अब बात ये हो रही है कि जो विधानसभा का ये बजट सत्र है ये काफ़ी हंगामेदार हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रमुख विपक्षी बीजेपी 2 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक के घोटाले का आरोप लगा रही है, तो दमदार तरीके से उठाएगी विधानसभा के अंदर। बीजेपी सीएजी रिपोर्ट का हवाला दे रही है और ममता सरकार को बता रही है सभी घोटालों की मां, मदर ऑफ ऑल
करप्शन। पश्चिम बंगाल 2.29 लाख करोड़ रुपए के फंड के लिए उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहा है, यह सीएजी की रिपोर्ट कहती है। वहीं राज्य की जो सत्ताधारी तृणमूल है वो भी पलटवार कर रही है, वो केंद्र सरकार पर पश्चिम बंगाल के फंड को रोकने का आरोप लगा रही है। आइए सुनते हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल से भाजपा के सांसद लॉकेट चटर्जी एक दूसरे के सवाल जवाब में क्या कह रहे हैं। आंदोलन तो चलছে, केंद्रीय सरकार ভাবছে বাংলাকে ভাতে মারবো। আমি আমার প্রথম পদক্ষেপ আজ বলে যাই, 21 লক্ষ মজদুরকে যাদের টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দেয়নি, আগামী 21শে ফেব্রুয়ারি তাদের টাকা তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে চলে যাবে, রাজ্য সরকার দেবে। আন্দোলন তো চলছে। मनरेगा में 4,500 करोड़ रुपया का कोई हिसाब नहीं है। वो बार बार सरकार को बोले थे, केंद्रीय सरकार ने, अभी तक उन्होंने हिसाब नहीं दिया है। बहुत सारा इसमें गलतियां भी है। पहले देखे खुद का जो गलतियां है वो जरूर देखे और हिसाब पहले केंद्रीय सरकार को दे दे, उसके बाद वो केंद्रीय सरकार के आके रुपया मांगे, क्योंकि ये जनता के ऊपर कंफ्यूजन पैदा करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, वोट के लिए कर रहा है कि झूठ बात बोल के, जैसा विधानसभा में वोट लिया था ऐसे झूठ बात बोल के लोकसभा में वो काम करना चाहते हैं। दोनों का सवाल जवाब है। ममता बनर्जी फंड नहीं देने की बात उठा रही हैं और बीजेपी कह रही है कि भाई फंड कहाँ दें, बिल्कुल, लेकिन उसके उपयोगिता प्रमाण पत्र। सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी। प्रसेनजीत, आज सबसे पहले आपसे मैं जो सीएजी की रिपोर्ट है उसी पर बात करना चाहूँगा। 2.29 लाख करोड़ रुपए का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है ही नहीं, तो ये तो बड़ा सवाल है वहाँ की ममता सरकार पर। नहीं, देखिए, ये सवाल है कि नहीं, ये तो एक इसी के ऊपर सवाल उठा दिया है ममता बनर्जी ने। अब ममता बनर्जी का कहना है कि सीएजी की ये जो रिपोर्ट है इसमें भी धांधली है। अच्छा, ये गलत है और इस तरह से जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है वो मांगा नहीं जा सकता, और अगर मांगा भी जा सकता है तो प्रदेश की सरकार ये सब कुछ दिया हुआ है। ये जानबूझकर नरेंद्र मोदी के इशारे पर आजकल सीएजी भी काम करने लगे हैं, और इसीलिए सीएजी एक ऑटोनोमस बॉडी होने के बावजूद भी ममता बनर्जी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख के इसके बारे में शिकायत किया है कि सीएजी ने हमारी बारे में गलत रिपोर्टिंग किया है। तो हम कंफ्यूज पूरी तरह से है कि सीएजी के बारे में जब से सीएजी बने हैं तब से आज तक किसी चीफ मिनिस्टर ने किसी प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिख के शिकायत किया है, ये हमको तो पता नहीं था। ये एक नया तरीका है, लेकिन इसके बारे में ये इसका कोई जवाब नहीं है कि जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट अपने दिए नहीं है, जो गांव की बच्चा भी जानते हैं, इसका क्या जवाब है। सीएजी का जो रिपोर्ट है जिसके ऊपर हम आप पिछले 20-30 सालों से स्टोरी करते आए हुए हैं, जी, तो अचानक वो सीएजी की रिपोर्ट के ऊपर सवाल उठाकर किस तरह से लोगों को गुमराह बनाने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही है, इसके ऊपर सवाल उठाना जरूरी है लालचंद। ठीक, बिल्कुल, ये बात आप सही कह रहे हैं कि भाई सेंट्रल एजेंसियों से लेकर के तमाम चीज़ों को लेकर के हम देख रहे हैं, जांच एजेंसियों से लेकर अब सीएजी, ममता निश्चित रूप से एक जिसे कहते हैं ना कि नए नए नज़ीर बना रही हैं। लेकिन जिस तरह से ये मामला आया है और विधानसभा का सत्र आज से है, बजट सत्र, बीजेपी तो ज़रूर इसको बड़ी ज़ोर शोर से उठाने वाली है, क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी और संख्या में भी करीब करीब 6 दर्जन के आसपास तो हैं ही ये लोग। नहीं, देखिए लालचंद, इसमें क्या है कि इसमें एक कोइंसिडेंस है। जो बाइट आप ममता बनर्जी की सुना है उसमें उन्होंने बताया कि 21 फरवरी के अंदर 21 लाख जो मनरेगा की मजदूर है उनके बैंक अकाउंट खाते पर उन्होंने पैसा भेज देंगे प्रदेश सरकार की तरफ से। जी, अब सवाल यह है कि ये पैसा आएगा कहां से। इत्तेफाक से इसके 2 दिन पहले या 3 दिन पहले केंद्रीय सरकार की तरफ से जल जीवन मिशन के लिए 1000 करोड़ रुपया प्रदेश सरकार को दिया गया है। तो अब ये सवाल है कि ये तो हवा से पैसा आने वाले नहीं है, ये प्रदेश की सरकार अचानक पैसा पैदा भी नहीं कर सकते, किसी मिंट में छपवा ले, ऐसा भी नहीं हो सकते। तो किस भरोसे ममता बनर्जी ने
इस तरह के वादा, और ये वादा सिर्फ लोगों को फिर से गुमराह करने के लिए, या जल जीवन मिशन का ये 1000 करोड़ रुपया का फिर से एक दूसरे रास्ता पे भेजने के लिए? क्योंकि ऐसा ही किया जा रहा है, ऐसा आरोप है कि इस फंड का पैसा उस फंड में, उस फंड का पैसा इस फंड में, इस फंड का पैसा तीसरे फंड में। तो ये सवाल है लालचंद, और ये सवाल जरूर विधानसभा में इस बार बजट सत्र में बीजेपी जोर शोर से उठाने वाली है। तृणमूल भी जवाब देगी तो जरूर हंगामेदार रहने की संभावना है। बहुत बहुत शुक्रिया दादा, आपसे अपडेट तो लेते ही रहेंगे बजट सत्र के बारे में भी, जो राज्य का बजट सत्र चलेगा। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन कल फिर इसी वक्त हम ये खास प्रोग्राम इस वक्त लेकर हाजिर होंगे। लेकिन इस बीच डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। विकास के पथ पर तेज